के लिए संबोधन होते हैं बचपन में। बड़ी हुई तो ब्याह के बाद ससुराल चली गई, तब वो उसके नाम से जानी जाती हैं, संबोधित की जाती हैं। जैसे रवि की दुल्हन, राजेंद्र की बहुरिया, शहर के नाम से जैसे मुरैना वाली, कन्नौज वाली, भैलसा वाली आदि। स्त्रियों का कहीं पे भी नाम, उनका जो असली नाम है, वो कहीं पे भी दिखाई या सुनाई नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि उनके असली नाम नहीं होते, उनके स्थान पर, उनके स्कूल के रजिस्टर में उनके असली नाम दर्ज होते हैं और फिर शादी की पत्रिका में उनके नाम पाए जाते हैं। शादी के बाद ससुराल की रसोई घर में वो तार हुआ करता था पहले, जिसमें चिट्ठियां इट्ठियां ऐसे लटका देते थे और टांग देते थे। वहां पे वो पत्रिका टंग जाती है, तार के भीतर खोस दी जाती है और रसोई घर में जलते चूल्हे के धुएं से वह पीली होती है, पीली से काली हो जाती है और काली हो के फिर शायद वो खत्म भी हो जाती है। उसके नाम का, स्त्री के नाम का कहीं पता नहीं चलता। इस कथा में भी, इस लघु कथा में भी बड़नगर वाली है। बड़नगर शहर का नाम होगा, बड़नगर वाली है। संयुक्त परिवार में वह बड़नगर वाली के नाम से जानी जाती है। बड़ी मजबूत पकड़ है इस लघु कथा। अलग होती हैं, कुल गोत्र को जन्म देती हैं, उन्हीं से इतनी विरक्ति और घृणा। आश्चर्य तो तब होता है जब स्त्री ही स्त्री की दुश्मन हो जाती। औरतों ने अपने वजूद को कभी पहचाना ही नहीं। इसका कारण एक ये भी बनता है, हमेशा पुरुषों की छाया बनकर रही। विरोध के स्वर अगर यदा कदा कहीं उभरे भी तो बड़ी निर्ममता के साथ उनको दबा दिया गया। बड़नगर वाली इस दविश में अछूती नहीं है, इस दविश से अछूती नहीं है। उस पर जो दबाव पड़ा ससुराल में, उससे वो भी अछूती नहीं है। उसने एक बेटी को जन्म जो दे दिया, परिवार की लानत मलानत सहन करती और नौकरों की तरह वह उस घर में काम करती है। उसने बेटी को जन्म देने के जुर्म में अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा बतौर हरजाने के घर की नौकरानी के रूप में बनकर बिता दिया है। सौम्या उसकी बेटी मेधावी निकली और कलेक्टर बनकर अपने शहर में आई। दफ्तर के दरवाजे पर उसने अपने दफ्तर के दरवाजे पर एक नेम प्लेट लगा दी और उस नेम प्लेट में उसका अपना नाम था, सौम्या सुमित्रा परमार। बड़नगर वाली की बेटी उसके नाम से माँ को भी, परिवार को भी और समाज को भी उसके नाम से परिचित कराना चाहती थी। कथानक के शिल्प में लेखिका ने चमत्कारी वाक्य विन्यास का जाल फैला दिया है। हालांकि लघु कथा का अधिकांश भाग फ्लैशबैक में गया है, अतीत में गया है, जो कथानक की आवश्यकता है। जरूरी है फ्लैशबैक में जाना। संवाद में वाक्य रचना प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर उसे 2 वक्त की रोटी मिलती, वह काम में भिड़ी रहती। बड़नगर वाली गऊ थी, बेटी मेधावी थी, पर उसे आगे पढ़ाने के लिए घर में कोहराम मच गया। अब गऊ के सींग निकल आए। उसने बेटी के भविष्य से समझौता नहीं किया। आगे अब जवान बैल बूढ़े हो गए थे। बहुत जो लक्षणा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, लक्षणा शब्द शक्ति का, बहुत सटीक और सही जगह की। तथ्य में संकेतात्मक शब्दों का चयन, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग वाक्य रचना में सुदृढ़ बनाए हुए है। वाक्य रचना को अंत में प्रभावी पंच जो पाठकों में जागृति का संवाहक बना चेतना जगाता है। नेम प्लेट देखकर ताऊ का पूछना, सौम्या के आगे सुमित्रा काहे लिखा, और ताई का उत्तर देना, अपनी बड़नगर वाली है ना, है अनकहा। लेकिन बहुत समझ में आ जाती है ये बात कि बड़नगर वाली का नाम सुमित्रा है और सुमित्रा परमार सौम्या परमार की माँ है। अगर मेरे मन में एक बस यहाँ पर थोड़ा सा खलिश पैदा हुई, थोड़ा विचार आया, अगर लघु कथा का यहीं पे अंत हो जाता, अपनी बड़नगर वाली है, तो भी लघु कथा अपने बात को कहने में पूरी समर्थ रहती और शायद उसका पंच और अधिक प्रभावशाली
होता। इससे लेखिका सहमत हो या पाठकगण सहमत हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस मेरे मन में ये विचार आया कि अगर पंच प्रभावशाली बनाते हम, तो यहीं पे लघु कथा को समाप्त कर देते, यहीं पे लघु कथा को अंत कर देते। लघु कथा रचनाकार की, क्योंकि मैंने लिख भी दिया आगे कि भई मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकती इसमें, क्योंकि लघु कथा रचनाकार की अमानत होती है और अमानत में कभी खयानत नहीं करनी चाहिए। लघु कथा भावनाओं की, यह लघु कथा भावनाओं की बहती गंगा सी है, पवित्र और उजली है। लघु कथा समस्त स्त्री जाति के लिए एक सम्मान पत्र है। हमारे विचार से, अब ये मैंने यहाँ पे अपने विचार दे दिए। वाकई बहुत 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 शानदार कथा, और ये लघु कथा तो 21 तोपों की सलामी का हक रखती है। बहुत सुंदर, बहुत जागृति करती हुई आपकी ज्योति जैन जी की पांचों लघु कथा विभिन्न विभिन्न विषयों पे होते हुए भी समयानुकूल रही है, उद्देश्य निहित है सब में। लघु कथाएं भाव ज्यादा, न एक शब्द का। बहुत सही तरीके से आपने संवादों का प्रयोग किया। शीर्षक, लघु कथा का शीर्षक जो है वो तो लघु कथा का सिरमौर होता है, ताज कहते हैं। शीर्षक पढ़कर ही पाठक लघु कथा पढ़ने के लिए उत्सुक होते हैं। और मुझे आपकी लघु कथा में, वैसे तो सभी शीर्षक बहुत अच्छे हैं, लेकिन 3 शीर्षकों ने मेरा मन मोह लिया, बहुत अच्छे लगे मुझे। और आप सभी जानते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले तो बड़नगर वाली, दूसरी काग के भाग बड़े सजनी, और तीसरी जननी जन्मभूमि। लघु कथा में व्याकरण सम्मत गलतियों से हमें थोड़ा सा जागरूक रहना चाहिए। लघु कथा में संवाद, असल में जब अगर हम व्याकरण सम्मत गलतियां कहीं कर लेते हैं, तो लघु कथा में वो अस्पष्टता सी आती है और एक फीकापन सा आता है। संवादों को इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए। अगर इन्वर्टेड कॉमा देकर संवादों का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा हो जाता है पढ़ने में। तो शायद हो सकता है इसमें प्रिंटर की गलती हो गई हो कि इन्वर्टेड कॉमा कहीं कहीं नहीं लगे हैं, चूक हो गई है। हो सकता है उसमें इसकी गलती हो, कभी कभी छूट जाते हैं। बाकी ज्योति जी की लघु कथाओं को पढ़कर बहुत ही सुख मिला, आनंद मिला। एक अच्छे लघु कथाकार से हमारा परिचय हुआ। उनकी कला यूं ही अनवरत चलती रहे और सम्मानित होकर पाठ्यक्रमों में शामिल होती रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, बहुत धन्यवाद। आपने काफी विस्तार से लोक कथाओं पर चर्चा की। वास्तव में समीक्षक का कार्य बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, और यह लेखक और पाठक के बीच में, लेखक और श्रोता के बीच में पुल का कार्य करता है। और जो कंटेंट्स लिखा गया है, चाहे वो लघु कथा हो, चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, उनके निहितार्थों को स्पष्ट करता है, उनकी गुत्थियों को खोलता है, उनकी परतों को खोलता है, और इससे लेखक का लिखा हुआ जो भी है वह पाठक के लिए सरल और बोधगम्य होकर सामने आता है। कई बार पाठक किसी चीज को सरसरी तौर पर सुनता है या सरसरी तौर पर पढ़ता है, परंतु जब एक समीक्षक उसकी विशेषताओं को इंगित करता है, उनको हाईलाइट करता है, तब पाठक का ध्यान जाता है कि वास्तव में यह बात तो बड़ी गजब की बात है। तो इस तरह समीक्षक ने आपने अपनी समीक्षक का दायित्व निर्वाह बहुत खूबसूरती से किया है। वास्तव में समीक्षक का एक कार्य पाठकों में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करना भी होता है, उत्सुकता जागृत करना भी होता है। जब वह किसी कृति की समीक्षा करता है तो वह इसने आज के अध्यक्ष श्री घनश्याम मैथिल अमृत को अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए बड़े आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। भाई मैथिल जी आए और अपने विचारों से अवगत कराएं। जोरदार कर। बहुत बहुत धन्यवाद गोकुल जी। सुनीता जी की समीक्षा बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया आयोजन।
और निश्चित रूप से मैं गदगद हूँ। और आकस्मिक क्या हुआ कि मैं जहाँ बैठा हूँ, मेरे घर के सामने बिजली का ट्रांसफार्मर है, वो बिजली वालों की गाड़ी आई अभी व्हाइट कलर की। मैं अलग हट के अभी 2 मिनट पहले, तो अचानक पत्नी ने कहा देखना बिजली वाले आए हैं, अचानक लाइट काट सकते हैं। कोई कंप्लेंट रहती है उसको सुधारने के लिए आते हैं कभी-कभार। तो वो घर के सामने है वो। तो मैंने कहा पता नहीं अब वो जो भी है खैर, वो अब क्या करते हैं, उनसे कहा कि भैया ज़रा 5 मिनट तो रुको। क्यों अंधेरा कर रहे हो हमारी लघु कथाओं में? इतनी उजास वाली लघु कथाएँ हैं। खैर मैं अपनी बात करता हूँ। बहुत-बहुत आज के आयोजन में अपनी बहुत ही नीरसीर समीक्षा प्रस्तुत करने वाली आदरणीय सुनीता मिश्रा जी, प्रणाम करता हूँ आपको। ज्योति जैन जी, जो आपने इतनी बेहद खूबसूरत, कभी-कभार ऐसा होता है बहुत ही अच्छी लघु कथाएँ हमें एक के बाद एक, इससे बेहतर इसको कहें कि इससे बेहतर बहुत बढ़िया लघु कथाएँ। अच्छा संचालन कर रहे हैं हमारे आदरणीय गोकुल जी वरिष्ठ और हमारे कर्नल गिरिजेश सक्सेना जी, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन दिया। और ये सब कार्यक्रम के पीछे महत्वपूर्ण ढंग से काम करने वाले, जिन्हें हम नेपथ्य के पीछे कहते हैं, कि सामने पर्दे पे हमारे अभिनेता अभिनेत्री तो दिखते हैं, पर उसको कौन गा रहा है, कौन संगीत बजा रहा है, क्या कर रहा है, इस तरह से जिनका महत्वपूर्ण काम रहता है, ऐसी आदरणीय कांता राय जी और साथ में सुनीता प्रकाश जी, जो इसका सब संयोजन करती हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मैं कुछ ये अब इन लघु कथाओं के बारे में इतना मतलब लंबा, 6:30 से पौने 8 हो रहा है, पौने 2 घंटे हमने एक-एक उनकी शब्द और एक-एक वाक्य और एक-एक बात के ऊपर खूब सारी बातें हमने कर ली। और निश्चित रूप से ये सभी लघु कथाएँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कहने के लिए, मैं उसमें जो 2-3 बातें हैं, एक तो मुझे ये लगा कि कैसे शीर्षक के ऊपर बात होती है, जैसे शीर्षक प्रवेश द्वार होता है लघु कथा का, और शीर्षक जैसे कहा जाता है छोटा होना चाहिए, प्रायः ऐसा कहा जाता है। पर हम उस दृष्टि से अगर देखें, तो जैसे मेरी लघु कथाओं का ही मैंने जो है शीर्षक भी है, और वो है कि 100 सुनार की एक लोहार की, तो मैंने कहा एक लोहार की मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने जैसे लिखा कि जहाँ काम आवेश हुई, तो मैं ये इसलिए कह रहा था कि अगर हमारी लघु कथाओं के शीर्षक किसी तरह से कोई मुहावरे, कोई लोकोक्ति या कोई सूक्ति के अंतर से उठा के आते हैं, जो बहुत ही ज्यादा जनमानस के हृदय में बसे रहते हैं, तो वो एकदम संप्रेषण की दृष्टि से बहुत प्रभावी होते हैं। तो ये बहुत चिंता नहीं करना चाहिए कि किसी लघु कथा का शीर्षक केवल अनपढ़ हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से लोग मांगन उठी, इसकी एक पंक्ति भी, अर्धाली भी आपकी लघु कथा का बढ़िया शीर्षक हो सकती है। एक तो ये बात कहना थी, लघु कथाओं पे कोई बात ना कर। और दूसरा बात जो है कि कालखंड के बारे में जो लघु कथाओं पे अक्सर चर्चा होती रहती है, आपने यहाँ देखा होगा इन लघु कथाओं में कि सौम्या बचपन में है, सौम्या पढ़ लिख गई है, सौम्या आईएएस बन गई है। पूरी एक मतलब देखिएगा, एकान्विति में पूरी एक दृश्य में पूरी लघु कथा हो रही है। जो लोग इस बात की चिंता करते हैं कि भैया वो दूसरे उसमें कैसे चले जाए, या आपने ये काग के भाग वाली लघु कथा में देखा होगा, भूषण जी हैं, भूषण जी खत्म हो गए हैं, और सब मतलब आदमी जीवित भी है और आदमी मर भी सकता है, और कालखंड दोष उसमें नहीं आए। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, ये इन लघु कथाओं से हम ज्योति जी की लघु कथाओं से सीख सकते हैं, जो मैंने मेरी उस पर दृष्टि गई। बाकी उन लघु कथाओं के बारे में आपने बता ही दिया है कि वे किस तरह से, हम बार-बार ये कहते हैं कि कन्या भ्रूण हत्याओं पे कितने तरह की लघु कथाएँ, लोग मतलब कहने लगे अरे यार बस भी करो, किसी भी बात को लेके। पर हम अगर कोई बात है, बात पुरानी है पर उसका कहने का ढंग नया है, तो निश्चित रूप से हमारे अक्षर और शब्द तो वही हैं, पर हमारे भाव उनको एक नया वितान देते हैं। तो इस तरह से अगर हमने देखा, तो वो बिल्कुल आपने एक अलग अंदाज में बड़नगर वाली जो आप कह रहे हैं लघु कथा के माध्यम से बात रखी। तो इस तरह से लघु कथाओं के ऊपर ये वो जो अ, आपने वो जो कई बार कुछ ऐसा रहता है कि वो चिब्बी नाम भी मुझे कई बार लघु कथाओं में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी का नाम जैसे गुल्लू, मुन्नू, सुट्टू कुछ भी रख दें। कुछ अगर हम लीक सेट की बात करें, तो जैसे मैं कह रहा हूँ, वो चिब्बी नाम मुझे बहुत ही प्रभावी लगा। ज्योति जी ने जहाँ से उठाया हो, जैसे उठाया हो, तो ये हमारे पात्रों के नाम का भी हमको ऐसा नहीं कि हम उठा के कुछ भी लिख दें। जी। कि जो चिप्पी नाम है वो मैंने धूल में से उठाया है। अच्छा, 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 अच्छा। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ कि हमारे बचपन में हम लोग बड़े मतलब आर्थिक रूप से हम बहुत संपन्न नहीं थे। जी, तो खेलों के जो तरीके थे, तो वो जो एक पहले सोडा वाटर की बॉटल होती थी, उसको ऐसे खोलते थे, है ना? जी, 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 जी। तो
वो जो ऊपर रहता है उसको मालवा में चिब्बी बोलते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही तो कह रही हैं आप। वो चिब्बी तो हम बोलते हैं। लोग वो चिब्बियाँ वेरते थे और उससे अलग-अलग आर्ट बनाते थे। हाँ हाँ। तो चिब्बी बोलते हैं ना कि एक लेखक की जो याददाश्त है वो बहुत अच्छी होना चाहिए। तो मेरा बचपन अभी भी मेरे ज़हन में बहुत सुरक्षित है। अरे वाह! बचपन की बहुत यादें हैं। मेरे छठी 7वीं में जो बाढ़ देखी है मंदसौर, जैसे आपने चिब्बी की बात कही, तो हम जो बार-बार कहते हैं ना कि हमको भाषाई सौंदर्य के लिए हमारे अगर जो भी देशज भाषा है, जैसे मंदसौर का कोई शब्द है, जैसे हम कह रहे हैं ना धीरे-धीरे केवल हमारे पर्यावरण के बिगड़ने से केवल हमारी जलवायु और ये कहीं न कहीं हमारी भाषा ये हमारे ये इसमें भी प्रदूषण आ गया है। हम शहरी बढ़ते शहरीकरण से यहाँ जैसे वनस्पति समाप्त हो रही, वैसे हमारी देशज भाषा के शब्द भी समाप्त हो रहे हैं। तो जैसे चिब्बी जैसे शब्दों को और ऐसी चीजों को भी हमें बचा के रखना है। मैं ये कहना चाह रहा था, आपने बहुत अच्छा करा कि वो शब्द आप वहाँ से उठा के लाएँ और ये उसके पीछे मतलब जैसे देखिए कि चिब्बी के पीछे भी आपका एक पूरा का पूरा एक आपने बताया कि वो शब्द आखिर आया कहाँ से और वो शब्द कैसे आप वो जो उन्होंने कहा तब उस पे मुझे ध्यान आया कि जब हम एक नज़र डालते हैं, हम बार-बार इंदौर सबसे ज़्यादा बार जाना हो रहा है हमें लघु कथा के आयोजनों में, तो हम देख रहे हैं लघु कथा का काम इंदौर में तो होता रहा था। कम से कम भोपाल में मैं देख रहा था कि वो लगभग काम जिस तरह का काम होना चाहिए था, कम से कम मैं तो कुछ जैसे गोकुल जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं खुद यहाँ लगातार यहाँ के प्रदेश से बहुत काम हो रहा था साहित्य में। पर कम से कम मैं नहीं समझता कि लघु कथा को लेकर भोपाल में एक तरह से सूनापन था, एक तरह से सन्नाटा था। तो वो एक तरह का सन्नाटा जो बार-बार हम प्रोफेसर कृष्ण कमलेश की बात किया करते थे, हमारी आदरणीय डॉक्टर मालती बसंत जी को हम याद करते हैं या हमारे बसंत निर्गुणी जी को अभी हमने बुलाया था, ये बहुत है। इन्होंने लिखा पर वो कहीं न कहीं जो हमारे मंच के द्वारा या हमारे जो सामने आता है या उसके द्वारा हमारे जो नए रचनाकार तैयार होते हैं, तो वो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे ढंग से जब से लघु कथा शोध केंद्र की स्थापना हुई है और अभी उसमें अगर हम कहें कि जितने भी काम हम जो लघु कथा लेखन कौशल तक की अगर हम यात्रा डालें, तो ये निश्चित रूप से मैं आज हम जितने भी लोग हैं वो मंच पर उस बहाने में ये कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से अब आप देखिए कांता जी कह रहे हैं कि लगभग 40 लोगों का वो एक समूह है। लगभग 17 लोग हैं या 23 लोग हैं या 27 या जो भी 17 जो भी आंकड़ा है, ये मान के चले लगभग 40 लोग 2 बैच उसमें लग रहे हैं। तो वो जिस तरह से वो पाठ्यक्रम को तैयार किया गया है और जो लोग बाग कहते हैं अरे भाई लिख पढ़ के क्या कर लोगे या ये लिख के क्या मिलेगा? तो जो हम कौशल से जैसे जोड़ रहे हैं कि रोजगार परक किसी भी चीज़ को बनाना। बड़ा आश्चर्य होता है कि साहित्य में ये कहाँ से आया? पर वो भी उसमें जोड़ा गया है और किस तरह से केवल वो लघु कथा ही नहीं, उसके साथ आप विज्ञापन लिख लेंगे, आप उसके साथ फीचर लिखेंगे, आप उसके साथ शॉर्ट स्टोरी के अलग-अलग तरह से आप छोटी फ़िल्में बना सकते हैं। मतलब उससे तो ये करके तभी तो हम युवाओं को जोड़ पाएँगे। तो वो जिस तरह से काम हो रहा है या आपने देखा होगा पिछले दिनों फेसबुक पर इन्होंने कांता जी ने डाला था कि उसके लिए वो किन पुस्तकों को आधार बना रही हैं। तो वो भी मैंने देखा, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम इस बहाने हम समकालीन हिंदी लघु कथा का जो उन्होंने बात करी थी डॉक्टर अशोक भाटिया की, हम देखेंगे और मेरे को ऐसा लगता है कि हिंदी की कालजयी लघु कथा है, जो पड़ाव और पड़ताल हमारे आदरणीय मधुदीप जी निकालते थे, वो तो सबके पास होना चाहिए। मेरे पास उसके 4 या 5 अंक हैं। तो जैसे वो कालजयी लघु कथा है, सच में कालजयी लघु कथा है। हर लघु कथाकार को उनको पढ़ना चाहिए बार-बार। जैसे वो एक बलराम जी की किताब का हिंदी लघु कथा का अनुविज्ञान और अभी हाँ, हमारे यहाँ जैसे अभी एक पुस्तकालय की स्थापना जो की गई है, मतलब उसमें उनका ऐसा विज़न है कांता जी का कि हम ये चाह रहे हैं कि पूरे देश भर के नहीं, विदेश तक के लघु कथाकारों की जो लघु कथा की कृतियाँ हैं, लोग कहते हैं लघु कथा शोध सब जोड़ रखा है, तो भैया शोध केंद्र का मतलब क्या है? क्या शोध करते हो? तो वो सच में अब वो उस रूप में लघु कथा शोध केंद्र स्थापित हो रहा है कि हम ये चाह रहे हैं कि एक ही छत के नीचे जो भी लघु कथा के ऊपर कोई काम करना चाह रहा है उसको वो सामग्री वहां मिल जाए। तो इस तरह से निश्चित रूप से इस आयोजन के द्वारा केवल ज्योति जैन जी की लघु कथाएं बहुत शानदार रही, उनका वाचन बहुत अच्छा था, उनका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा था, उनके विषय में वैविध्यता था, उनकी शिल्प कसा हुआ था, ये सब सारी बातें और उनको बहुत ही अच्छे ढंग से ने हमारे सामने खोल कर रखा इस तरह से और फिर मुझे मैं भूल जाऊंगा कि उनका 15 अगस्त को जन्मदिन है। मैं सबको प्रणाम निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद। मैं तो आपकी
वास्तव में आपने एक लघु कथा की टिप्पणी के साथ-साथ आज के कार्यक्रम पर टिप्पणी के साथ-साथ लघु कथा शोध केंद्र के कार्यों पर जो प्रकाश डाला, वह वास्तव में सभी को जानना चाहिए। यह भी हमारे कार्यक्रम का एक उद्देश्य होता है। वास्तव में लघु कथा शोध केंद्र को अगर अपन संक्षिप्त में कहें, तो 3-4 तरह के कार्य कर रहा है। नंबर 1 जो असंगठित लघु कथाएँ लिखते थे। हमारे भोपाल में भी बहुत सारे पुराने लेखक थे, उनको संगठित करना। नंबर 2 जो कई साहित्यकार दूसरी विधाओं में अच्छे साहित्यकार थे, उनका ध्यान लघु कथा लेखन की ओर आकर्षित करना। नंबर 3 जो नवोदित लघु कथाकार हैं, उनको मार्गदर्शन प्रदान करना। और नंबर 4 लघु कथा पर अद्यतन शोध। ये 4 महत्वपूर्ण काम लघु कथा शोध केंद्र, जिनको हम 4 सूत्रों में संक्षेप में कह सकते हैं, कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और इस सब यात्रा में आप सब सहभागी बने हुए हैं। यह हमारे लिए एक उपलब्धि से कम नहीं है। दूसरी बात, एक शीर्षकों पे से जो बात चल रही थी, उस पे से मेरे मन में आया कहना है कि हम जब किसी उसकी अर्धाली को, किसी चौपाई की अर्धाली को, दोहे की अर्धाली को, किसी छंद की लघु कथा को अकेले सौंदर्य प्रदान ही नहीं कर रहे होते हैं, वरन हम पुराने साहित्य को पुनः स्मृति में लाकर साहित्य की सेवा भी कर रहे होते हैं। निश्चित है, जब हमने रसखान की अर्धाली को शीर्षक बनाया, तो हमें रसखान याद आए, वरना हम भूले हुए थे। हम किसी तुलसी की चौपाई या दोहे की अर्धाली को, प्रभु शंकर शुक्ल हैं हरदा के, अब कांता राय जी को आमंत्रित करूंगा कि आज के कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन करें। कांता राय, क्योंकि इस यात्रा में जो एक नेता की तरह, लीडर की तरह सबको संगठित करने में संगठन क्षमता जो है, वो उनकी संगठन क्षमता अद्वितीय है। हम जैसे जो व्यंग से। धन्यवाद गोकुल जी, बहुत ही अच्छा संचालन और वाकई में बहुत ही शानदार रहा। और ये ऐसा तो होता है कि अगर रचनाकार का स्तर अच्छा होता है तो समीक्षा की जो समीक्षा है वो भी बेहतर ढंग से ही निकलती है। और मैथिल जी की अध्यक्षता में आज मैथिल जी की तो विद्वता जग जाहिर है और हम लोग हमेशा किसी न किसी मोड में उनको हम सुनते ही रहते हैं। और आज अध्यक्ष उद्बोधन सुन के बहुत अच्छा लगा। और गोकुल जी तो हमारे यहाँ मैथिल जी, गोकुल जी, ये लोग सब ऑलराउंडर हैं। और सुनीता मिश्रा जी पे, मधुलिका जी पे, ऐसे जैसे मुजफ्फर जी हैं, ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं जो डायमंड्स हैं समीक्षा में हमारे यहाँ। लघु कथा शोध केंद्र ने अच्छे समीक्षक भी तैयार किए हैं, तो मैं इस बात को लेके बहुत गर्व महसूस करती हूँ। हमारी अंजू जी बहुत अच्छी समीक्षा करती हैं और अंजू जी को अभी बहुत प्रकाशन के क्षेत्र, संपादन के क्षेत्र में इंडिया नेट बुक द्वारा बहुत महत्वपूर्ण काम सौंपा गया है और वो लघु कथाओं का संकलन तैयार कर रही हैं। तो अंजू खरबंदा के लिए भी तालियां होनी चाहिए। और ये कहते हैं, यही है हमारे बढ़ते कदम कि हमारे साथी जो जहाँ भी काम कर रहे हैं और संगठित होके लघु कथा के लिए काम कर रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में सबको समेट के चल रहे हैं। मंच पे पटवा जी हैं, पटवा जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन। और ओम नीरव जी अभी मंच पे है, महावीर रवाल्टा जी आए थे। और ओम नीरव जी, आपको मैं बताना चाहूंगी, गोकुल सोनी जी और मैथिली जी से मेरी इस संदर्भ में बात नहीं हुई और मंच पे आज सभी ये परिवार ही है। मैं कहती हूँ कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है। मैं भी हूँ। और जी 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 जी, आप भी हैं। और तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है। 64,000 से ऊपर तो लघु कथा के परिंदे हैं। तो मैं बहुत कम पड़ जाती हूँ उनको समेटने के लिए, क्योंकि समंदर है मेरा परिवार। और उछाल भर के, मतलब इतना पानी है कि हम नाप नहीं सकते। तो अभी लघु कथा पे जब अभी हम लोग पाठ्यक्रम की बात कर रहे थे, तो मैंने ओम नीरव जी को फोन किया था। जैसे कि होता है कि जब लघु कथा में बहुत सारे लोग लघु कथा लिख रहे थे, तो एक समय आया था, ज्योति जी भी हैं और बाकी जो हमारे पुराने साथी हैं, कि आज से 5 साल पहले 15-16 के दौर में
एक जबरदस्त टोंटिंग शुरू हुई थी, लघु कथा में बाढ़ आ गई, लघु कथा में बाढ़ आ गई, लघु कथा में बाढ़ आ गई। लेकिन उस बाढ़ को समेटना, उस बाढ़ को सही दिशा में लेके जाना, उस बाढ़ को, वो ठीक है, वो सब लिखना चाह रहे थे, लेकिन उनको आकार देना, उनको सही मार्गदर्शन देना, सही दिशा में उनको गढ़ना, इसके लिए कोई तैयार नहीं था। इसमें कोई अपनी ऊर्जा नहीं देना था, बस उनको कह देना था कि ये सही लघु कथा काम नहीं है, ये तो कुछ भी लिख रहा है। ये फटकारने का काम तो कर रहे थे, लेकिन कोई ये नहीं कहता था आओ की उंगली पकड़ते हैं, लाओ तुम्हारी ये जो आखिरी जो पंक्ति है ना, इसको इस तरह से लिखो तो तुम्हारी लघु कथा अच्छी बन जाएगी, या तुम्हारी शुरुआत के जो पैरा है उसमें थोड़ी सी सुधार कर लो तो तुम्हारी लघु कथा अच्छी बन जाएगी, या इसको इस ढंग से नहीं, इस ढंग से लिखो। कोई ये कहने वाला नहीं था यहाँ पे। लेकिन बाढ़ आ गई, एक बड़ा हल्ला सा मचा दिया था। और आज मैं कह रही हूँ, उस बाढ़ ने जो गाद दिया है, जो पाक दिया है, जो फसल दी है, उस बाढ़ ने जो फसल दी है अभी लघु कथा को, और उसी फसल के कारण लघु कथा स्वर्णिम काल में है। तो ओम नीरव जी से मैंने कहा कि देखिए, जैसे कविता में अनुशीलन है, क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी में अब हम पढ़ाएंगे, और तो हमें लघु कथा का व्याकरण चाहिए, लघु कथा का अनुशीलन चाहिए। जैसे कविता का अनुशीलन पढ़ाया जाता है, तो हमें उसी तरह से उसका सौंदर्य शास्त्र हो, उसके मानदंड को लेके हमें उसी तरह का एक ग्रंथ चाहिए। और जो कविता का अनुशीलन जानता होगा, जो शास्त्रीय पक्ष जानता होगा साहित्य का, वही लघु कथा का शास्त्रीय पक्ष को प्रॉपर तरीके से लिख पाएगा। मतलब किसी एक पक्ष को पकड़ के आलेख लिख देना, आप समीक्षाएं लिख देना, एक लघु कथा की समीक्षा लिख देना, ये इससे नहीं होता है। ये तो मैंने कहा, जो आचार्यों ने, जो आदि कवि ने जो काम किया था, आचार्य मम्मट जी ने या रामचंद्र शुक्ल जी ने जो काम किया था, डॉक्टर नागेंद्र ने जो काम किया था, और वो रस सिद्धांत पे कितना काम किया था, तो डॉक्टर नागेंद्र ने, तो जिस तरह से कविता में काम हुआ, हम चाहते हैं कि लघु कथा। और मैंने कहा कि आप ये काम आप ही कर सकते हैं, क्योंकि छंद शास्त्र में आप आचार्य हैं, और छंद पे आपने बहुत काम किया है। कविता, सचमुच में कविता का जो लोक है, आधुनिक कविता का, वो आपने तैयार किया है। तो मैंने उनसे निवेदन किया, इस बात को हो गए करीब 1 महीना। उपस्थित सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आज के कार्यक्रम के लिए। हम थोड़ा सा ओम नीरव जी को सुनना चाहेंगे। स्वागत है ओम नीरव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आरती मंच की भी एक उपलब्धि से कम नहीं है भाई। ओम नीरव जी को धन्यवाद। स्वागत है ओम नीरव जी का। धन्यवाद तेजस्वी जी, गोकुल जी, और मैथिल जी, सभी का धन्यवाद है। पहली बात तो ये कि आज जो ये लघु कथा का कार्यक्रम चला, तो थोड़ा मैं विलम्ब से जरूर आया, लेकिन जो जितना समय मैं दे सका, तो ये बड़ी खुशी हुई कि ये मंच जो है बहुत ही रचनात्मक कार्य कर रहा है, और वो कार्य भी बहुत ऊंचाइयों को छू चुका है, ऐसा लगा। क्योंकि आज जो लघु कथाएं ज्योति जी ने प्रस्तुत की, अपने में अद्भुत थी, सब अलग अलग, दोनों का जो इसमें सहयोग रहा या जो सहभागिता रही, निश्चित रूप से वो दोनों बधाई के पात्र हैं। पहले तो मैं इसके लिए बहुत बधाई दूं। और दूसरे कांता राय जी जिस तरीके से अपने निर्देशन में लघु कथा का यह कार्यक्रम आगे बढ़ा रही हैं, वे साधुवाद की पात्र हैं। मैं उन्हें साधुवाद देता हूं। जो कार्य सौंपा है वो कठिन है, बहुत आसान नहीं है, क्योंकि काव्य में भी मैं केवल शब्दों में ही मैंने मुख्य रूप से कार्य किया है, और काव्य का क्षेत्र बहुत बड़ा है। उसमें छंद के साथ रस हैं, अलंकार हैं, और शब्द शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तमाम उसके आयाम हैं। तो ऐसे ही लघु कथा के भी बहुत से आयाम। तो मैं चाहूंगा कभी हम आप आपस में मिल करके अलग, क्योंकि अब समय यहाँ पर अधिक लेना ठीक नहीं है, आपने हमें बोलने का अवसर दिया, ये आपका मेरे प्रति स्नेह है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन हम लोग आपस में बैठ करके एक रूपरेखा तैयार करें और कार्य को सक्षम लोगों के बीच में बांट लें। ये अकेले का काम है,
पहले एक रूपरेखा बनाएं कि लघु कथा का जो शैल्पिक शोध है वो कितने भागों में हो, और जो जिस भाग का विशेषज्ञ है उसको सौंपा जाए। जैसे सिद्धेश्वर जी हैं, गोकुल जी हैं, मैत्री जी हैं, और भी लोग हैं जो यहाँ नहीं है, तो वो जो जिसमें सक्षम हो उसको सौंपा जाए, और फिर सब एक टीम वर्क करें और सब लोग मिल करके आगे बढ़ें, तो ये ज्यादा उपयोगी रहेगा। उसमें मेरी जो भी भूमिका होगी, मैं उसके लिए अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा कि मेरा कोई योगदान उसमें हो सके। ये मेरा प्रस्ताव है। आप थोड़ा और इसका नेतृत्व कांता राय जी ही करेंगी। जी धन्यवाद। ये बिल्कुल जी, सही, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा प्रसंग आपने। बस आपको मैं बता दूं कि कांता राय ने यही किया है कि योजना बनाई है, और योजनाबद्ध तरीके से उनको पता है कि किससे क्या काम लेना है। जैसे रंजना शर्मा को अलग विषय पे किताब तैयार करने को दिया है, मुझे विदेशी लोक कथाओं पर काम करने को दिया है, मैं विदेशी लोक कथाओं पर संपादन करके एक किताब तैयार कर रहा हूँ। मैथिल जी को अलग काम दिया है। वो जानती हैं कि कौन काम कौन व्यक्ति अच्छे ढंग से कर सकता है, तो उन्होंने बाकायदे काम बांट रखे हैं, इसकी प्लानिंग बना चुकी है और बाकायदे काम बांट रखे हैं। कोर्स तैयार हो रहा है, विशेष पुस्तकें तैयार हो रही हैं, और निश्चित है आप बड़े भावनात्मक रूप से आपने जुड़े और बड़ा उपयोगी सुझाव दिया। और आप अब अकेले गीत का आदमी मत मानिए, आपने लोककथाएं भी तो लिखी हैं। आपकी लोककथा का विमोचन यहाँ हुआ था संग्रह का, तो आप अकेले आदमी मत मानिए अपने आप को। मुझे याद है शायद मैंने ही उसकी समीक्षा की थी आपकी लघुकथा संग्रह की। जी मेरे पास समीक्षा सुरक्षित है आपकी। तो आप लघुकथा के भी व्यक्ति हैं, इसलिए अकेले आप गीत का आदमी कहकर पल्ला मत झाड़िएगा। आप हमारे साथ नहीं, अच्छा नहीं लेकिन लघुकथा का मैं विद्यार्थी मानता हूँ अपने को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत बढ़िया रचनाकार हैं और आप हमारे साथ हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। कांता जी, वैसे तो समय बहुत हो गया है, फिर भी यदि आप उचित समझें तो महत्वपूर्ण कमेंट अगर किसी के आए हैं तो उनको भी सामने लाए, ताकि सभी रचनाकार उससे परिचित हो सके, और फिर अपन इसका समापन करते हैं। कांता जी हैं, चलेंगे। तो शायद सुनीता प्रकाश जी कुछ कार्यक्रम ही होता है। तो आपका कांता जी आ गए। बहुत अच्छा कांता जी, वैसे तो समय हो गया है, फिर भी अगर आप महत्वपूर्ण कमेंट पढ़ना चाहें तो पढ़ें या कुछ किया जाए। सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई आज के कार्यक्रम के लिए, क्योंकि ये हम सबका कार्यक्रम था। हम सब ने इसकी विवेचना सुनी, हम सब ने महसूस किया कि रचना का स्तर क्या होना चाहिए। हमने जब क्योंकि रचना का स्तर बेहतर होगा तो समीक्षा का स्तर भी वो उस ऊपर जाएगा ही। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग फोकस करें अपनी रचना पे और एक बेहतर रचना, और ज्योति जैन जी की रचना सामने रख के फिर हम लिखें कि उसका जो उत्कर्ष है, कथ्य का उत्कर्ष क्या होना चाहिए, कथा की गुनावट कैसी होनी चाहिए। अपनी जब लघु कथा लिख लें, उसके बाद 2-3 अच्छी लघु कथाएं जब हम पढ़ेंगे तो अपने आप